हेलो एवरीवन, दिस इज सैफ। और इस एएस की सीरीज़ में AS2 करने वाले हैं आज, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने वाले हैं। तो इन्वेंट्री होती क्या है? तो देखो, इन्वेंट्री मेनली तीन कैटेगरीज में बिलोंग करती है इन्वेंट्री: फिनिश्ड गुड, WIP और रॉ मटेरियल्स। अब इसकी जो IC मॉडल में जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है: इन्वेंट्री आर द एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेल्स के लिए किसको रखते हैं हम? फिनिश्ड गुड को। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कौन है? WIP। फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। उस गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के बाद सेल के लिए जो चीज़ कंज्यूम होती है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ कंज्यूम हो रही है वो क्या है? रॉ मटेरियल्स ही तो है। रॉ मटेरियल्स से कंज्यूम करके फिनिश गुड बनता है। तो ये तीन कैटेगरी के हमारे क्लासिफिकेशन हो गया था इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री का ये मीनिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मेजर करना है। तो देखो, ये बहुत फेमस है कि हमें वैल्यू करनी होती है कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। और बहुत कम को पता होता है कि लोअर पे हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने AS1 में बताया था, एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या कहता है कि डोंट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो वही हम कॉस्ट इसलिए कम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट तो प्रॉफिट कम आएगा। अब ये क्या कह रहा हूँ मैं? तो देखो, ये ऐसे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट जितना ज़्यादा होता है प्रॉफिट उतना ज़्यादा होता है। कैसे? ये देखना, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री शो करते हैं। टोटल इसका वही आएगा, ज़्यादा आएगा। टोटल ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आता है, पता है। जब ये टोटल ज़्यादा होगा तो यहाँ की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज़्यादा है तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। तो हम प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के लोअर्स पे हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट NRV विच इज लोअर, ठीक है। अब NRV होती क्या है? तो NRV का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या? वो वैल्यू जिस पे जो हमें मिलने वाली है एक तरह से। देखो, सेलिंग प्राइस है एक एस्टिमेटेड जो हमें मिलने वाली है। अब सेलिंग प्राइस सेल करते करते कुछ एक्सपेंसेस भी आएंगी, तो कुछ एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस है वो घटा दो। और सेलिंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ कंप्लीशन के कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी आने वाला है, तो उसे भी लेस कर देंगे तो हमारा NRV आ जाएगा। इसके लिए एग्जांपल है मेरे पास। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमारा 100 है, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस 10 है, और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है एस्टिमेटेड 20 है। 100 रुपये का बिकने वाला है, 10 रुपये और अभी खर्चा आएगा बेचने में, 20 रुपये और अभी एक्सपेंसेस आने हैं उसको कंप्लीट करने में, बनाने में। तो देखो, 100 तो खर्चे ही हो जाएगा, तो यहाँ 10 अभी सेलिंग एक्सपेंसेस में लग जाएंगे, 20 और अभी इसको कंप्लीट करने में लगने वाला है, यानी कि 70 टोटली जो है फेच कर पाएगा वो। तो NRV हमारा क्या है? 70। तो लेट्स से कॉस्ट हमारा उसको 80 आया था बनाने में, तो हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना हुआ? 70 और 80 विच एवर इज लोअर, यानी कि 70 पे हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि जो वैल्यू करते हैं इसको हम बैलेंस शीट डेट पे करते हैं, वो तो है ही। और उसको जो वैल्यू करते हैं हम आइटम बाय आइटम बेसिस पे करते हैं, ना कि ग्लोबल बेसिस पे, यानी कि एग्रीगेट नहीं कर रहे हैं हम, आइटम बाय आइटम करेंगे। लेकिन अगर वो आइटम बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इमटेरियल टाइप के हैं, तो हम एग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट, अब इन केस ऑफ कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स होता है तो उसका यूज़ क्या है? तो उसमें देखो वैल्यू कैसे करते हैं। मान लो कॉस्ट जो है किसी इन्वेंट्री का, या किसी जो भी हमारा इन्वेंट्री है उसका 100 कॉस्ट है, NRV जो है 98 है, लेकिन हमने प्राइस जो है इस कॉन्ट्रैक्ट का 97 रखा हुआ था, यानी कि 97 की वैल्यू मिलने वाली है। तो हम इसका जो भी लोअर होगा वही लेंगे ना हम, तो 97 लेने वाले हैं प्रूडेंस की वजह से। तो ये केस था कि कब हम NRV कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का कॉस्ट टोटल जो है, टोटली 3 कैटेगरी, मेन जो है हमारी कैटेगरी 3 कैटेगरीज हैं, उस 3 कैटेगरी में ही मिलके सारे कॉस्ट आ जाते हैं। फर्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज करने का जो कॉस्ट है उसमें बहुत सारे कॉस्ट हैं, मतलब परचेज करने का कॉस्ट होता है एक, दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट होगा, और वैसे एक अदर कॉस्ट है। तो 3 कॉस्ट हैं, इन तीनों में ही और छोटे छोटे और चीज़ें हैं। तो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल में क्या आने वाला है? बेसिक परचेज प्राइस जो हमारा वो होगा, जो डिस्काउंट्स हैं वो लेस कर देंगे हम, क्योंकि वो हमारा कॉस्ट नहीं है। और टैक्सेस और ड्यूटीज़ जो कि रिफंडेबल नहीं है, अदर रिफंडेबल, जो रिफंड हो जाएंगे उसे हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। जो रिफंडेबल नहीं है उसको हम ऐड करते हैं। फ्रेट इनवर्ड,
क्योंकि फ्रेट इनवर्ड हमारे मटेरियल्स को हमारे पास लाता है, तो वो एक एक्सपेंसेस को लाने में तो ऐड होगा। और अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उसके परचेज में, जैसे कि कमीशन टाइप के, तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल में आता है और ये हमारे कॉस्ट में इन्वेंट्री के इंक्लूड होगा। सेकंड इज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में फर्स्ट लेबर, तो जो भी डायरेक्ट लेबर का एक्चुअल अमाउंट है वो हम उसमें ऐड कर देंगे, इजी। ओवरहेड, ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड अगर है तो जो भी एक्चुअल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड होगा उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। अब एक्चुअल कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेरिएबल होता है, वेरिएबल है, किसी बेस पे बढ़ता है, तो मान लो क्वांटिटी के बेस पे बढ़ रहा है, तो जितनी क्वांटिटी हमारी होगी उसके बेस पे हम उसको निकाल के ऐड कर देंगे उसमें कॉस्ट में। अब मेन जो है वो है फिक्स्ड ओवरहेड का। फिक्स्ड ओवरहेड पे कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड में हम अपना फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे प्रोडक्शन वाला, क्योंकि एडमिन वाला हम तो ऐड करते नहीं है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड लिया हमने और उसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल कैपेसिटी पे जो प्रोडक्शन हुआ है या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन पे, जो एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है उसका हायर पे। अब ये हायर क्यों कर रहे हैं देखना, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मान लिया 1 लाख है और दोनों केस में 1 लाख है। आउटपुट जो है नॉर्मल कैपेसिटी पे 10,000 है, यहाँ पे 10,000 लिख दिया मैंने, और आउटपुट एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमारा हुआ है 8,000 का हुआ है। अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना आने वाला है, 1 लाख जो है 10,000 से डिवाइड कर दो, 10 आ गया नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे, और एक बार हमने 8,000 से डिवाइड किया यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस पे, तो ये कॉस्ट आए। अब अगर 10,000 के बेस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 8,000, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपये, हमारे 80,000 रुपये का कॉस्ट बन जाएगा उसका। और अगर इस बेस पे करने वाले हैं 12.5 इंटू 8,000 एक्चुअल प्रोडक्शन, तो को पूरा का पूरा 1 लाख रुपये बुक हो जाएगा। तो कॉस्ट इसमें ज़्यादा आ रहा है, और कॉस्ट ज़्यादा आएगा अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री का, तो मैंने क्या बताया था प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो प्रूडेंस के अकॉर्डिंग हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 80,000 वाला फिगर लेंगे, यानी कि ये वाला। और ये कब ले रहे हैं, जब 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से हायर, तो हायर इसलिए लेते हैं, ठीक है। और दो कॉस्ट हो गए, परचेज प्राइस हमारा, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट क्या होते हैं, अदर कॉस्ट में देखो वो इन्वेंट्री के प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा हमारा होता है वो अदर कॉस्ट है। जैसे कि जो एक स्पेशल टाइप का कोई प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन करने का जो भी कॉस्ट आया होगा वो तो उसमें ऐड होगा, क्योंकि जो उसकी कंडीशन को बनाने में जो डिज़ाइन का कॉस्ट आएगा वो उसमें ऐड कर देंगे, ये अदर कॉस्ट हो गया। तो 3 तरह के कॉस्ट हो गए, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कॉस्ट से एक्सक्लूड करते हैं, जो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो फर्स्ट है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कुछ हमारे प्रोडक्ट में हम उसका ऐड नहीं करते जब तक, एक्सेप्शन जब तक वो नेसेसरी ना हो उसके प्रोडक्शन के लिए। जैसे वाइन को जानबूझ के स्टोरेज में रखा जाता है, थोड़ा उसको ओल्ड किया जाता है ताकि अच्छा हो सके, तो वो तो उसका प्रोडक्शन का एक पार्ट है, तो फिर ऐड कर देंगे, अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं होती। एबनॉर्मलिटीज़ जो है पीने में ज़्यादा डायरेक्ट, तो एबनॉर्मल लॉस को हम इसमें ऐड नहीं करते। एडमिन ओवरहेड मैंने पीछे बताया नहीं होता ऐड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी ऐड नहीं होता। इंटरेस्ट एंड बोरोविंग्स ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ऐड तब करेंगे जब वो A16 के अकॉर्डिंग बोरोविंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग एसेट हमारी अगर हो जाती है, तो क्वालिफाइंग एसेट अगर है देन ऐड कर दो, अदरवाइज ऐड नहीं करते। तो ये वो सारे केसेस हैं, वो सारे आइटम्स हैं जो हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि इंक्लूड नहीं करते इन्वेंट्रीज के कॉस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट फिनिश्ड गुड का तो वैल्यू हमने कर लिया, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड का वैल्यू हम कर लिया कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर पे। अब रॉ मटेरियल्स का क्या करें, तो रॉ मटेरियल का जो है फिनिश गुड के बेस पे ही होता है। देखो फर्स्ट केस, अगर सेलिंग प्राइस किसका, फिनिश्ड गुड का ज़्यादा है या इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस के, फिनिश गुड के, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट से, यानी कि ज़्यादा में बिक रहा है, यानी कि अच्छी कंडीशन है, कंडीशन अच्छी है, तो हम कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे, इसको रॉ मटेरियल को। लेकिन अगर कंडीशन सही नहीं है, क्या सेलिंग प्राइस जो है फिनिश्ड गुड का कम है कॉस्ट से, यानी कि ऑलरेडी लॉस में जा रहा है, तो लॉस में जा रहा है तो हम उसको ज़्यादा पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते रॉ मटेरियल को। इसलिए कॉस्ट जो भी है हमारा रॉ मटेरियल का और जो रिप्लेसमेंट प्राइस है जितने का भी रिप्लेस हो सकता है, उन दोनों का लोअर जो है हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो हम इस पूरे एस में आखिर कर क्या रहे थे, वैल्यू कर रहे थे इन्वेंट्री को।
और उस इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए, क्या क्या कॉस्ट होंगी, तो कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होनी है, कौन सी एक्सक्लूड होनी है, ये चीज़ हम देख रहे थे। और फिर लास्ट में रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू किया जाता है वो देखा हमने। ठीक है, तो AS2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये जो नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स, ये मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना इसको, लिंक डाल दूंगा मैं। और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, वहाँ मैंने सारे जो जब तक मैंने पढ़ाए हैं और जो पढ़ाऊँगा सबके नोट्स वहाँ आपको मिल जाएंगे। ओके, दैट्स इट। लाइक करो वीडियो को, काम आया तो ज़रूर काम आया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।